ऊंचे पहाड़, विशाल झीलें और साफ सपाट नदियां, ये दिलकश नजारे शायद ही कहीं और देखने को मिलें, पर यहाँ रहने वालों के लिए चुनौतियां भी पहाड़ जितनी ही बड़ी हैं। ये है लद्दाख। किसी शायर ने कहा है, सैर कर दुनिया की गाफिल, ये जिंदगानी फिर कहां। जिंदगानी गर रही तो ये नौजवानी फिर कहां। सैर करने के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन जगहों में से एक है लेह लद्दाख। क्या नहीं है यहाँ, गगन को चूमते ये पहाड़, अल्हड़ बहती नदियां, दिलकश नजारे और जहां तक निगाहें दौड़ाओ नीला आसमान। पर हम एक और तरह की सैर की भी बात कर रहे हैं, उस चुनौती भरी सैर की जिसे लेह लद्दाख के निवासी सदियों से झेल रहे हैं। इस संघर्षपूर्ण सैर ने कईयों की जिंदगानी भी ले ली और नौजवानी भी। दुनिया के सबसे ऊंचे दर्रों में से एक है चांगला पास। समुद्र तल से ऊंचाई 17,590 फीट। चांगला पास से उतरते ही मिलता है ये नजारा। अचानक हुई सितंबर की बर्फबारी ने मानो सबको जकड़ लिया है। जिंदगी का पहिया यकायक ही रुक गया। लेकिन नहीं, लद्दाख में ही बसने वाले कुछ ऐसे भी हैं जिनके लिए ये बर्फ कुछ भी नहीं है। ये है लद्दाख के खाना बदोश, जो लगभग पूरे साल ही इन जानवरों के साथ एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। इनकी जिंदगी में सबसे अहम चीज है इनके चाक। इससे दूध और उससे बने पदार्थों को बेचकर ही ये खाना बदोश अपना गुजर बसर करते हैं। हर साल कम से कम 10 महीने ये लद्दाख के एक ये सिलसिला आज भी बदस्तूर जारी है, सेरिंग मुतुब जैसे खाना बदोशों के लिए। सेरिंग की तरह ही करीब 20,000 ऐसे घुमंतर
आज भी लद्दाख की ऊंचाइयों में अपना जीवन जी रहे हैं। एक चारागाह से दूसरे चारागाह की तरफ सफर करते हुए 65 वर्षीय सेरिंग मुतुप मुस्कुराकर बताते हैं कि वो 15 साल की उम्र से ही इस सफर में हैं। यहाँ से ठंडी के टाइम बहुत दूर लेके जाता है। यहाँ से ये शेख होके ये मुरगू रोड में नाले में शुक्पा कुंगसांग करके 2 नाला है, बड़ा बड़ा नाला है, उसमें लेके जाता है। वहाँ बहुत अच्छा घास होता है। हाँ जी, यहाँ से बहुत दूर है, ये हम 2-3 दिन का रास्ता है। हाँ जी, 3 दिन तक वह सामान लोड करके या के साथ जाता है, फिर उधर पहुँच जाता है तो 1 महीना उधर बैठता है, फिर 1 महीने के बाद घास खत्म हो जाए तो फिर और थोड़ा आगे चला जाता है, उधर रहता है। 9 महीना बाहर रहता है, इसी तंबू के साथ रहता है या के साथ जगह चेंज करते करते। कभी बर्फ पर ठंडी के टाइम थोड़ा नीचे जाना, गर्मी आते आते थोड़ा ऊपर ये टॉप के पास तक जाता है। यहाँ से थोड़ा चंगला टॉप के पास आगे भी जगह है, उधर बैठता है 1-2 महीना, फिर बर्फ पड़ने पर इधर आता है। फिर अभी यहाँ थोड़ा ठंडा हो जाएगा, यहाँ से 2-4 दिन के बाद और यहाँ से भी और नीचे जाएगा। मौसम के हर मिजाज को झेला है उन्होंने। उनकी पत्नी 45 साल से उनके साथ ही हैं, कदम से कदम मिलाते हुए। वो हंसकर कहती हैं कि इस जिंदगी की तो उन्हें अब आदत लग चुकी है, किसी किस्म का कोई गिला नहीं है इन्हें। इस खानाबदोश दंपति का ये टेंट भी याक की खाल का बना है, लेकिन इन्हें बर्फ से पूरी तरह बचाने में ये भी नाकामयाब है। इनके सफर का पूरा सामान हर समय इनके साथ ही रहता है। न मालूम किस घड़ी कूच करना पड़ जाए, ये सब इनके हाथ में नहीं है। ये तय करता है लद्दाख का बनता बिगड़ता मौसम, या फिर दूर किसी घाटी में इनके याकों के लिए उग रही नई घास। सेरिंग मुतुप कुछ इस तरह से अपनी जिंदगी का हवाला देते हैं। बस या के साथ ये गर्मी का टाइम तो आसान है, बस ये पहाड़ी में चढ़ के आता है, दिन को एक आदमी साथ जाके लेके आना, शाम को लाया बच्चा सब इधर बंद करके, सुबह उसका दूध निकाल के फिर बच्चा माँ साथ छोड़ देना, दिन में वो चरा के आएगा, बस फिर सुबह दूध निकाल दिए, फिर रात को इधर ही रहेगा वो। हम बचपन से हमारा माता पिता दादा दीदी के टाइम से या पहले बकरी भी था, अभी बकरी नहीं, याक ही है बस। याक पालने वाले खानाबदोशों की बेहतरी के लिए भी सरकार ने कई कदम उठाए हैं। डिस्किट में ही स्थित है ये याक ब्रीडिंग सेंटर। इस पूरे सेंटर की देखरेख का जिम्मा है डॉक्टर सोनम डोलकर पर। तो याक के अवेयरनेस के लिए हम अलग अलग विलेजेस में जाके हम कैंप्स लगाते हैं, उनको बताते हैं, समझाते हैं कि याक से क्या क्या मतलब बेनिफिट्स होते हैं और याक रियर करना कितना जरूरत होते हैं। जितने भी याक से वो सब आई थिंक क्रॉस ब्रीडिंग हो जाते हैं सर, मतलब उसका प्योर जीन्स नहीं रह जाते। तो हमने उनसे याक के सीमेंट डिमांड किया था ताकि याक जो उनका जो जर्मप्लाज्म है वो डाइल्यूट ना हो। तो इसीलिए हमने अभी डिमांड किया लास्ट ईयर तक आ जाएंगे उनका सीमेंट, तो हम याक के पर्टिकुलर ब्रीड को हम कंजर्व कर सकते हैं। एक तो हमारा डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव है याक के जो ब्रीड है वो कंजर्व करे, जैसे जो लद्दाखी याक है वो स्पेशल है, वो नॉर्थ ईस्ट से अलग है, तो उनका जो जर्मप्लाज्म है वो कंजर्व प्रिजर्व करके रखें। इस बारे में हम अभी एक प्रोजेक्ट बना के सबमिट किया है और उन पे काम भी कर रहे हैं हम। ऐसी ही चुनौतियों भरी कहानियां लद्दाख के कई और हिस्सों में देखी और महसूस की जा सकती हैं। मसलन पेंगोंग झील के पास लद्दाख आने वाला शायद ही कोई ऐसा सैलानी होगा जो पेंगोंग का नजारा लिए बिना वापस जाता होगा। भारत चीन सीमा पर ये दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ऊंचाई पर स्थित नमकीन पानी की झील है।
पेंगोंग झील से कुछ किलोमीटर पहले ही इस विशाल घाटी के एक कोने में बैठी हैं चिंगलमसर जाम्पा। सैलानियों में जाम्पा की ज्यादा दिलचस्पी है नहीं और न ही सैलानियों की इस बूढ़ी औरत में। इस समय जाम्पा अपने लिए चाय बना रही हैं। तापमान 0 के आसपास ही है। काफी मशक्कत करनी पड़ रही है इन्हें आग जलाने में। मैली पड़ चुकी पोटली में कुछ खाना भी है, शायद चावल के कुछ दाने। जाम्पा के साथ हैं 125 के करीब बकरियां और भेड़ें। इन्हीं की ये रखवाली कर रही हैं पिछले 50 साल से। एक घाटी से दूसरी घाटी और फिर तीसरी। जहां जहां बकरियों और भेड़ों के लिए चारा है, वहां जाम्पा का पहुंचना जरूरी है। जाम्पा बताती हैं कि इन पहाड़ों से बाहर वो कभी निकली ही नहीं। सपाट मैदान और भीड़ भाड़ क्या होती है, उनका इन्हें कोई एहसास ही नहीं है। इन जगहों की सिर्फ तस्वीरें ही देखी हैं। और लो चल पड़ी चिंगलमसर जाम्पा एक नए पड़ाव की तरफ। लद्दाख में वन्य जीव भी अनूठे हैं, जैसे कि ये मार्मोट। भारत में ये सिर्फ लद्दाख जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में ही मिलते हैं। साल के 6 महीने ये अपने बिल में हाइबरनेशन यानी गहरी नींद में रहते हैं। इस समय ये बाहर निकले हैं थोड़ी चहलकदमी करने। ये अपने और सैलानियों का मन बहला रहे हैं। लद्दाख के पोटली में कितनी हैरतअंगेज चीजें हैं, ये यहाँ आकर ही पता चलता है। अब इस नुब्रा घाटी को ही लीजिए। इस घाटी का सबसे खूबसूरत नजारा देखना है तो आइए इस बिस्किट मॉनेस्ट्री पर। नहीं, ये नहीं, ये तो है ही। यहां से देखिए नुब्रा की शान। पर हम तो साथ ही बात कर रहे हैं चुनौती की। प्रकृति के साथ दिन रात के संघर्ष की, जिसमें लद्दाख के लोग उलझे रहते हैं। नुब्रा में शायद ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पहुँचने से मात्र 15 किलोमीटर पहले मिलता है ये खारदुंग गांव। यहाँ एक दूसरी ही असलियत देखने को मिलती है। ऊंचे पहाड़ों की तलहटी में बसा खारदुंग गांव मात्र 100 घरों का गांव, और गांव में बेतहाशा काम करते ये लोग। जल्दी में है ये सब, क्योंकि कुछ ही हफ्तों में पूरा खारदुंग बर्फ की चादर से ढक जाएगा। पूरे 7 महीनों तक यहाँ बर्फ का साम्राज्य रहेगा। किसी किस्म की कोई खेती नहीं हो पाएगी। घास का एक दिन का भी नजर नहीं आएगा यहाँ। इसलिए अभी जितना कुछ है उसी को समेटने में लगे हैं खारदुंग गांव के निवासी। खारदुंग गांव के लोग चुनौतियों से कैसे जूझते हैं
ये बताती हैं यहीं की स्पाल्ज़ेस डोल्मा। स्पाल्ज़ेस डोल्मा को हल्के में आंकना बड़ी भूल होगी। जिंदगी की कठिनाइयों का इन्होंने कैसे डटकर मुकाबला किया, ये भी एक मिसाल है। 5 साल पहले ही डोल्मा इस गांव के सरकारी स्कूल से बतौर टीचर रिटायर हुई हैं। इनके 5 बच्चों में से एक बेटी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में वैज्ञानिक है, दूसरी बेटी चंडीगढ़ से इतिहास ऑनर्स कर रही है और एक बेटा गृह मंत्रालय में सेवारत है। यहाँ परेशान तो ज्यादा है ना जी। गर्मियों में एक ही फसल आते हैं, हमारे साल में एक ही फसल आते हैं जी, एक ही फसल है जी। वो तो बोलते हैं जी ट्रेनिंग करने वाला अभी तक नहीं आया, वो गवर्नमेंट की तरफ से बोलते हैं हमें वो मटर का बीज देते हैं, वो मटर अच्छा लगते हैं जी यहाँ। फिर थोड़ा बहुत हमें वो बीज बेचते हैं जी। वो पिछले साल तो हमें सब्सिडी में मिलते थे, इस साल हमें बहुत महंगा फुल रेट पर मिला, इसलिए लोग ले नहीं सका ना, वो रेट महंगा है ना, इसलिए थोड़ा थोड़ा लिया। इस साल तो मौसम अच्छा रहा, मटर भी अच्छा रहा, सरसों भी बहुत अच्छा रहा, ये गेहूँ भी बहुत अच्छा रहा जी। स्कूल के अलावा हमें जमींदारी के लिए भी थोड़ा ट्रेनिंग शेनिंग मिल जाए तो हमें कुछ फसल लगाने के लिए, मटर कैसे लगाना है, आलू कैसे लगाना है, वो ट्रेनिंग भी थोड़ा बहुत मिल जाए तो हमारे गाँव वाले खुश हो जाएगा जी। फिर एक्सपीरियंस हो जाएगा, हमें सब्जी लगाने का तरीका जो ट्रेनिंग मिल जाएगा तो फिर हमें अच्छा रहेगा जी। ठंड में बस घर में बैठ के अपना वो हाथों का काम करते हैं जी, सॉक्स बनाते हैं, बनियान शनियान बनाते हैं, वो अपना लद्दाखी गोंचा बनाते हैं, वो बेचते हैं जी, ग्रुप ग्रुप बना के वो बेचते हैं जी। अगर खारदुंग चुनौतियों से जूझ रहा है तो लद्दाख के दूसरे इलाके भी कम प्रभावित नहीं हैं। हाँ, यहाँ दिक्कतें कुछ अलग किस्म की हो सकती हैं। खारदुंग से करीब 150 किलोमीटर दूर लेह कारगिल मार्ग के लगभग बीच में मिलता है ये बेहद मनमोहक नजारा। ये है लद्दाख का विश्व प्रसिद्ध मूनलैंड, यानी चांद की जमीन। बिल्कुल चांद की सी सतह है इन पहाड़ियों की। यहीं मौजूद है 1000 साल पुराना लामा युरू मठ और पास ही से गुजरती सिंधु नदी, मानो सोने पर सुहागा। लेकिन इस सुख के सागर में भी इंसान चिंताओं से ज्यादा दूर नहीं है। 11,300 फीट की ऊंचाई पर लामा युरू के पास बसे इस गांव में काफी चहलकदमी है। मौसम बदल रहा है, जल्दी ही ये पूरा इलाका बर्फ की आगोश में आ जाएगा। इनके मवेशियों का क्या होगा? ये दंपति इस चुनौती का सामना कर रहा है। अपनी गायों और बकरियों के लिए चारे का बंदोबस्त भी तो करना है, सिर्फ कुछ दिनों के लिए नहीं, बल्कि पूरे 7 महीनों के लिए। लद्दाख का लोक संगीत भी यहाँ के ऊंचे पहाड़ों, नदियों और झरनों की तरह ही खूबसूरत है। यहाँ की चुनौतियों का मुकाबला करने में ये भी उनकी मदद करता है। बात साफ है,
लद्दाख की खूबसूरती आपको मंत्रमुग्ध कर देगी और जमीनी हकीकत अंदर तक हिला देगी। लेकिन फिर ये भी है कि आप गिलास को आधा खाली देखते हैं या आधा भरा हुआ। लाख मुसीबतें सह रहे हैं सेरिंग मुतुब जैसे खाना बदोश, पर जिंदगी पर इनकी पकड़ कमजोर नहीं हुई है। खुश रहता है, क्या है, शांति है बिल्कुल। चेंगलमसर जाम्पा का भी अपनी बकरियों के लिए लगाव देखते ही बनता है, और स्पालजेस डोलमा ने तो हिम्मत का दामन कभी छोड़ा ही नहीं। डोलमा अपने परिवार के साथ खुश हैं, उनके पोते पोतियां भी उनके साथ हैं। डोलमा मानती हैं कि अपना भविष्य ये बच्चे खुद ही तय करेंगे, न कि हड्डियों को झकझोर देने वाली 7 महीने की ठंड। और ये संभव होगा इनकी पढ़ाई और पक्के इरादों से।